देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की जिससे चौथा बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठे सातवें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठे सातवें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने नई सूचना तकनीक का उपयोग करते हुए ई प्रोसिक्यूशन में सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोविड प्रबंधन में देश के लिए सबसे बेहतरीन परिणाम देने में भी सफल रहा। जब मैं आप सबके बीच में यहां पर आज अपनी बात को रख रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 18 वर्ष से उम्र के हर व्यक्ति को जो एलिजिबल था, उस हर एक व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। यानी 100% आच्छादित करने वाला देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य है। डबल डोज लेने वाली 70% से अधिक लोगों ने डबल डोज ले लिया। इस उत्तर प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म के बाद एक सपना था, कोई तो इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि सत्ता में आने के बाद पुलिस लोगों के लोक कल्याण का और राज्य की छवि को सुधारने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थों के एजेंडे का हिस्सा हो जाता था और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी। लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। महिला और पुलिस कार्मिकों के लिए अलग अलग सुविधाएं, बैरक का निर्माण, पुलिस लाइन का निर्माण, नए थानों का निर्माण, फायर टेंडर का निर्माण, ये सभी कार्रवाई को भी उच्च स्तर पर आगे बढ़ाया और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम है कि वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती
हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर निवेश का एक अच्छा गंतव्य बना। पहला इन्वेस्टर समिट जब उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था तो उसमें हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हमारे साथ हुए, जिसमें से हम लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, औने पौने दाम पे बिकी थी। चीनी मिलें बंद हो गई थी, गन्ना किसान बदहाल था। पिछले 5 साल के दौरान भले ही 2 साल कोरोना ने व्यवधान डाले हों, लेकिन तब भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को बुलंदशहर पहुंचे। यहां उन्होंने अनूप शहर विधानसभा सीट के प्रत्याशी संजय शर्मा को जिताने के लिए जनता से अपील की है। अनूप शहर में बोलते हुए अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से माफियाओं का पलायन हो गया है। उन्होंने कहा कि माफिया अब 3 जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर, या जेल में, या फिर अखिलेश की सूची में प्रत्याशी बने हुए हैं और कहीं माफिया नहीं है। अमित शाह ने कहा कि माफियाओं को उल्टा कर सीधा करने का काम योगी सरकार ने कर दिखाया है। मुझे बताओ डिवाइड वालों, आज कौन माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ता है भाई? आजम खान कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? अतीक अहमद कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? और अगर गलती कर दी तो कहां पर होंगे? नहीं, आपने गलती कर दी तो आपने गलती कर इस समाजवादी पार्टी का सरकार लाया तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? आना चाहिए क्या? सपा की सरकार बनाना चाहिए क्या? जो 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ। शाह ने कहा कि एक तरफ बाबूजी कल्याण सिंह जी का त्याग है, जिन्होंने प्रदेश के लिए अपनी कुर्सी त्याग दी, तो दूसरी तरफ कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी है। यूपी में अखिलेश यादव कानून व्यवस्था को कायम नहीं रख सकते, वो कभी विकास के काम नहीं कर सकते। अनूप शहर में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हाल ही में मैं अखिलेश यादव का एक भाषण सुन रहा था। वो जनता में तो जाते ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाते हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश उनकी सुनेंगे, लेकिन जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनते, वो आपकी क्या सुनेंगे? शाह ने कहा कि वैसे तो उनकी सरकार बननी नहीं है, लेकिन अगर गलती से बन भी गई तो जयंत चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर उनकी जगह पर बैठ जाएंगे। शाह ने इस दौरान कहा कि हर घर में बीजेपी सरकार ने शौचालय बनवाए, हर घर में बीजेपी ने बिजली पहुंचाने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पिछले 2 सालों से फ्री राशन भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता के संग्राम में सियासी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। जुबानी जंग एक दूसरे पर जारी है, चुनावी वादे कर सियासी तंज कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के निशाने पर बीजेपी की योगी सरकार है। दोनों ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस बीच बुलंदशहर में प्रचार करने पहुंचे दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। बुलंदशहर की घटना
आज पूरे उत्तर प्रदेश को चिंतित कर रही है और खासकर बेटियां, बहन ये सोच रहे हैं कि लगातार सरकार ने ये कहा कि कोई भी बेटी अगर 12 बजे भी घूमना चाहेगी तो कहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगी। और सरकार के केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली से गृह मंत्री से लेकर के जितने भी सरकार के लोग हैं ये बताने में कहीं चूक नहीं कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं और आपके जिले में जो घटना हुई है वो हाथरस की घटना को याद दिलाता है। हाथरस की बहन के साथ जो हुआ, उसके परिवार के लोग चाहते थे कि अंतिम संस्कार उनकी मर्जी से हो जाए, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। और वहीं बुलंदशहर में इतनी निंदनीय घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, अभी भी अपराधी घूम रहे हैं। अभी भी सरकार उस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आई है। दोषी कब पकड़े जाएंगे? हम यहां बैठे हमारे गठबंधन की तरफ से यही कहेंगे सरकार को कि दोषी जल्दी से जल्दी पकड़ें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो सरकार आज मदद कर सकती है, सरकार मदद करने के लिए आगे आए। और जहां ये दावा करती है सरकार कि उसकी सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है, कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। और अगर हम आंकड़े देखते हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और आंकड़ों में भी कई प्रदेशों को उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी पुलिस रिस्पांस सिस्टम डायल 100, नाम बदल करके 112 उसको कबाड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं आज भरोसा दिला सकता हूं, मैंने कल भी कहा कि पहले ये तय था कि 10 और 12, 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाए मौके पर, और इसको धीमे धीमे और अच्छा करना था जिससे कि कम समय में पुलिस पहुंच जाए। समाजवादी सरकार और आरएलडी के गठबंधन की सरकार, सहयोगी दलों की सरकार बनती है तो भरोसा दिला सकते हैं कि चाहे गाड़ियां बढ़ानी पड़े और बेटियों बहन के लिए जिस तरीके से 1090 पावर वुमेन लाइन बनाई गई थी, अगर स्ट्रक्चरली चेंज करके बेटियों की सुरक्षा के लिए डायल 100, डायल 112 में ही कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो की जाएगी। और वहीं गाड़ियों की संख्या विशेष बढ़ा करके सुरक्षा का माहौल बनाने का काम ये दोनों गठबंधन के लोग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। और जिस तरीके से सरकार ने नौकरियां छीनी हैं, रोजगार छीने हैं, इस बार हर यूथ अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। हमारे किसान दुखी हैं कि इस बजट में भी उनके साथ धोखा हो गया। ये बजट तो ऐसा आया है
कि गरीब को महसूस ही नहीं हो रहा कि कोई बजट आया है। और सरकार कह रही कि अमृत बजट है। अगर ये अमृत बजट है तो इससे पहले क्या सब जहर वाले बजट थे? अगर ये अमृत बजट है भारतीय जनता पार्टी का, तो पिछले जितने भी बजट थे वो जहर वाले बजट थे क्या? और सुना है कि डायमंड सस्ता हो जाएगा। तो देखो गरीबों का कितना ख्याल रखा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है इस बजट के बाद डायमंड सस्ता हो जाएगा। तो सोचो गरीब का कितना ख्याल रखा गया है। और जूते चप्पल सस्ते होने जा रहे हैं। ये देखो सरकार कितना ख्याल रख रही है। अपनी गलत नीतियों के कारण बड़े बड़े कारखाने बेच करके, बड़े बड़े उद्योग बेच करके, कोविड के समय न मदद कर करके सभी उद्योग कारखानों को चौपट कर दिया। तो लोग और नौजवानों के खासकर जूते चप्पल ही तो घिस रहे हैं अपने भाग्य को बनाने के लिए। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। जहां आय दोगुनी की बात की, आज कमाई आधी हो गई है। और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंच गई। और किसान को जब सबसे ज्यादा जरूरत खाद की थी तो खाद नहीं दे पाई। किसी फसल की कीमत नहीं दे पाई सरकार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वही 3 तारीख है। एक 3 तारीख ऐसी भी थी जिस दिन जीप से कुचल दिए गए थे लोग, किसान कुचल दिए गए थे। और अभी भी किसान भूले नहीं है वो। इसलिए मैं कह सकता हूं ये चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव भी है। इस बार जनता ने तय किया है भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। लगातार हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। और जो समर्थन मिल रहा है उस समर्थन से मैं कह सकता हूं सहयोग जो मिलने जा रहा है, इस बार ऐतिहासिक जीत आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की होने जा रही है। इतना बहुमत, इतना समर्थन कभी नहीं दिखाई दिया होगा जितना इस बार दिखाई दे रहा है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर अब चीन का झूठ बेनकाब हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हिंसक झड़प में चीन के 38 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि झड़प के दौरान 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। यह एक खोजी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को 1.5 साल की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। और चीन झड़प के बाद से ही लगातार अपने सैनिकों की मौत की संख्या छुपाता रहा। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इस सारे मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की टीम तैयार की थी, जिसने गलवान डिकोडेड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। एंथनी क्लान की अगुवाई वाली स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई सिपाही उस रात गलवान नदी में बह गए थे। इस रिसर्च में रिपोर्ट ने ड्रैगन के सभी प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस झड़प के तथ्यों में हेरफेर करने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ा था। चीन ने कभी भी गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन पिछले साल उसने झड़प में मारे गए 4 सैनिकों को मेडल देने की घोषणा की थी। रिसर्चर्स ने बताया कि 15 से 16 जून की रात में 0 डिग्री तापमान में बहने वाली गलवान नदी में कई पीएलए सैनिक डूबकर मर गए थे। मीडिया रिपोर्ट में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के कई यूजर्स के ब्लॉग के आधार पर यह दावा किया गया कि उस रात 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। बाद में चीनी अधिकारियों ने इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया था। इन 38 लोगों में जूनियर सार्जेंट वांग झुआरान भी शामिल था, जिन्हें चीन ने मेडल देने की घोषणा की है। इस रिपोर्ट के बाद से यह साफ हो गया कि चीन लगातार अपने सैनिकों की मौत का सच छुपाता रहा और प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया से झूठ बोल रहा था। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कारोबारियों पर आईटी रेड का सिलसिला अब भी जारी है। आयकर विभाग की टीम ने जौनपुर सराफा व्यवसायियों के 5 ठिकानों पर रेड मारी है, जिसमें 50 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का पता चला है।
आईटी की छापेमारी पिछले 3 दिनों से जारी थी, जो बुधवार की रात खत्म हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों से मिले कागजात, नकदी और अन्य स्टॉक में कुल 50 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गहने भी मिले हैं। तो वहीं इसका पूरा आकलन करने में अभी टीम को 2 से 3 दिन का समय लगेगा। यह संपत्ति इतनी ज्यादा थी कि टीम को नोट गिनने की मशीन और ज्वेलरी तौलने का कांटा भी मंगाना पड़ा। आयकर की टीम की वजह से ज्यादातर नगर इलाके के ज्वेलर्स और छोटे कारोबारियों की दुकानें बंद रहीं। जौनपुर में आई टीम की छापेमारी की कार्रवाई आयकर निदेशक राजेश सिंह के नेतृत्व में पूरी की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों आयकर विभाग धन कुबेरों के ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इससे पहले बुधवार को ही खबर सामने आई थी कि नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के घर पर छापेमारी की है, जहां से करोड़ों रुपए के खजाने और गहने हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि बरामद रुपयों और गहनों का पूर्व आईपीएस अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है। बुधवार को उनके आवास पर एक लॉकर से करीब 2.25 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।